Continuing in the chapter of biotechnology principles and processes, in the fourth lecture today, we are going to discuss about cloning vectors. अब क्लोनिंग वेक्टर्स के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये तीसरा टूल है हमारे किसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। अब इस टर्म को समझें तो क्लोनिंग वेक्टर के नाम से हमें पता चल रहा है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो वेक्टर्स यानी वो कैरियर जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की क्लोनिंग करवा पाए, यानी उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना पाए। अब बात आती है क्या कि हमारे पास हम लोग क्या यूज़ करते हैं, या तो प्लास्मिड यूज़ कर रहे थे अब तक, या बैक्टीरियोफेज की हमने बात करी थी। अब क्या हो रहा है कि हम लोग ये बोल रहे थे कि हमने प्लास्मिड और बैक्टीरियोफेज के साथ क्यों जोड़ा था, क्यों इसको वेक्टर की तरह यूज़ किया था, क्योंकि इनके पास एबिलिटी थी रेप्लिकेट करने की बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए। यानी जो बैक्टीरियल सेल का डीएनए था उस डीएनए से इंडिपेंडेंटली ये बैक्टीरियोफाज और ये प्लास्मिड हमारा रेप्लिकेट कर सकता था। इसीलिए हमने इसके साथ इसको वेक्टर की तरह यूज़ करके जोड़ दिया था। बैक्टीरियोफाज का क्या होता है, इनका हाई नंबर पर सेल होता है, पर सेल ये हाई नंबर में देखे जाते हैं, कौन, हमारे बैक्टीरियोफेजेस। लेकिन जो हमारा प्लास्मिड है, प्लास्मिड के केस में हमें वैरायटी देखने को मिलती है। बैक्टीरियोफेज के केस में हमें क्या देखने को मिला, हाई नंबर पर सेल देखने को मिला। प्लास्मिड के केस में क्या हो सकता है, एक कॉपी नंबर हो, 2 कॉपी बना पाए, 15 से 100 कॉपी बना पाए, और ये हायर भी हो सकता है। तो प्लास्मिड के केस में ये वेरिएबल है, प्लास्मिड के केस में ये चीज़ जो है वेरिएबल है, लेकिन बैक्टीरियोफेज के अंदर हाई नंबर पर सेल होता है। अब बात आती है क्या कि बैक्टीरियोफेज क्योंकि इनका हाई नंबर पर सेल होता है, इनकी कॉपी नंबर क्या होगी, जीनोम की बैक्टीरियल सेल्स के अंदर हाई होगी, कि भाई जितना कॉपी नंबर हमारे बैक्टीरियोफेज का होगा उतनी ही बार हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है जीनोम के अंदर जाके क्या कर जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा। अब प्लास्मिड्स जो होते हैं इनका 1 होता है, 2 होता है पर सेल, या फिर ये भी हो सकता है कि 15 से 100 कॉपीज़ बना पाएँ, और कुछ के अंदर नंबर जो हैं ज़्यादा भी जा सकते हैं। अब बात आती है क्या कि अगर हम लोग इफ़ वी आर एबल टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए विद बैक्टीरियोफेज और प्लास्मिड डीएनए, हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई व्हाट, आर जीन ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लास्मिड या बैक्टीरियोफेज। यानी जितना कॉपी नंबर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितना कॉपी नंबर हमारे प्लास्मिड का है या जितना कॉपी नंबर हमारे बैक्टीरियोफेज का है, उतने ही नंबर में हमारा मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब हम लोग जो आज की डेट में वेक्टर्स यूज़ करते हैं, वेक्टर्स यूज्ड एट प्रेजेंट, इनको किस तरीके से इंजीनियर किया जाता है ताकि 2 चीज़ें हो पाएँ। पहला क्या, ईज़ी लिंकिंग हो पाए हमारे फॉरेन डीएनए की, और दूसरा सिलेक्शन हो पाए किसका, रिकॉम्बिनेंट्स का, कि किस किस के अंदर रिकॉम्बिनेशन डीएनए बना है, रिकॉम्बिनेशन हुआ है, उसको हम लोग सिलेक्ट भी कर पाएँ, और पहला काम क्या हमारा कि ईज़ी लिंकिंग भी हो पाए। ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको भूलना नहीं है कि वेक्टर हमें किस चीज़ में मदद कर रहा है, पहला ईज़ी लिंकिंग में, फिर सिलेक्शन के अंदर, और तीसरी चीज़ क्या बताई थी, कॉपी नंबर की बारे में बात करी थी एनसीईआरटी ने। क्या 3 चीज़ें, कॉपी नंबर हो गया, सिलेक्शन हो गया, और इजी लिंकिंग। अच्छा, फिर सारी बात हमारी स्टार्ट ही कहाँ से हुई थी, हम लोग वेक्टर्स के अंदर जोड़ क्यों रहे थे, क्योंकि इसके अंदर इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करने की एबिलिटी होती है। अब इसी के ऊपर बात हो रही है, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेट करने की एबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि ओराई प्रेजेंट होता है। फिर सेकंड बात एनसीईआरटी ने हमें कही क्या, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स वाली प्रॉपर्टी, तो सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम कर रहा है। क्लोनिंग साइट की बात आ रही है, क्लोनिंग साइट का क्या मतलब है कि ये कॉपी नंबर इसके अंदर है। ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं, हम इन पैराग्राफ्स के अंदर उन्हीं पॉइंट्स को समझेंगे हम। अब बात कर रहे हैं क्या कि द फॉलोइंग फीचर्स आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग को फैसिलिटेट करने के लिए जो नीचे दिए हुए फीचर्स हैं ये रिक्वायर्ड होते हैं वेक्टर के अंदर। ओराई की बात कर रहे हैं, ओराई का क्या काम है, ओराई जो है देखो, सबसे पहली चीज़ है कॉपी नंबर को होल्ड करता है, और दूसरी चीज़ करता है कि यहाँ से इनिशिएट होती है हमारी क्या, स्टार्ट होती है हमारी रेप्लिकेशन, इनिशिएट होती है रेप्लिकेशन। इसके 2 काम होते हैं ओराई के। एनसीईआरटी रीड करते हैं, एनसीईआरटी क्या कह रही है, दिस इज़ अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एंड एनी पीस ऑफ डीएनए, जब हम लोग ओराई के साथ जोड़ देंगे इसको रेप्लिकेट करवाया जा सकता है विद इन दी होस्ट सेल्स।
और ये जो सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इफ़ वन वांट्स टू रिकवर मेनी कॉपीज़, अगर हमें काफ़ी सारी कॉपीज़ बनवानी है टारगेट डीएनए की, तो इसको उस वेक्टर के अंदर क्लोन कर दो जिसके अंदर क्या है, हाई कॉपी नंबर देखने को मिलता है। तो क्योंकि ओराई के दो काम हो गए, क्या चीज़, पहला कि यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, दूसरी बात यह कि ओराई जो है कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है। तो अगर हमें जो है बहुत ज़्यादा हाई नंबर के कॉपीज़ चाहिए, तो हम लोग जो है उस ओराई को पकड़ें, उस वेक्टर को पकड़ें जिसके अंदर ओराई जो है उसका कॉपी नंबर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ओराई के, फिर वही बात, ओराई के दो काम, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के दो काम, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी और कॉपी नंबर यहीं से कंट्रोल होता है। फिर बात आती है सिलेक्टेबल मार्कर की। सिलेक्टेबल मार्कर, अब इसी शब्द से इसको समझ सकते हो आप, सिलेक्टेबल मार्कर, कि हम लोग सिलेक्ट कर पाएँ इस चीज़ के लिए कोई मार्केशन है। ये चीज़ हमें यहाँ बोली गई कि हमें कैसे पता चले कि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस में बना है और किस में नहीं बना। वही बात है कि इन एडिशन टू ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वेक्टर के पास एक सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए जिसकी मदद से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएँ, पहचान पाएँ किसको, हमारे रिकॉम्बिनेंट को, और एलिमिनेट कर पाएँ नॉन रिकॉम्बिनेंट को, यानी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को। जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई उसको हम लोग एलिमिनेट कर दें, एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, और हम लोग आइडेंटिफाई एंड सिलेक्टिवली परमिट द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट्स। इस चीज़ को समझो, मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। आइडेंटिफाई कर पाएँ, सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स में हेल्प हो सके, जिससे किसकी, ट्रांसफॉर्मेंट्स की। We need to identify and selectively permit the growth of the transformants and we should also eliminate the non-transformants, कि हमें जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उनको एलिमिनेट करना है और आइडेंटिफाई करके सिलेक्टिवली परमिट करनी है किसकी ग्रोथ, हमारे ट्रांसफॉर्मेंट्स की। इस चीज़ के अंदर हमें मदद कौन करेगा, हमारा सिलेक्टेबल मार्कर। अब यही बात बोली है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या प्रोसीजर है जिसके थ्रू एक पीस ऑफ डीएनए को अंदर हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं होस्ट के अंदर, और जिससे होस्ट का फिनोटाइप वगैरह कुछ बदल जाता है। जीनोटाइप तो बदलता ही है क्योंकि हमने पीस ऑफ डीएनए को इंट्रोड्यूस किया है। इसके बारे में एनसीईआरटी कह रही है कि आप सब्सिक्वेंट सेक्शंस में पढ़ोगे। हम लोग वैसे इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं। नॉर्मली क्या है कि जो जीन्स हैं जिसके अंदर एनकोड करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, द जीन्स जो कि एनकोड करते हैं हमारे रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, जैसे एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, कानामाइसिन, ये हमारी एंटीबायोटिक्स के नाम हैं। तो एम्पिसिलिन भी क्योंकि एक एंटीबायोटिक है तो किसी जीन की वजह से ही बन रही है। क्लोराम्फेनिकॉल हो गई, टेट्रासाइक्लिन है या कानामाइसिन है, ये सब क्या हैं, एंटीबायोटिक्स हैं। और एंटीबायोटिक ऑब्वियसली जब हमारा माइक्रो प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके अंदर एक जीन है जो इसके लिए एनकोडेड है। तो उस जीन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए, कि हम लोग हमारा सिलेक्टेबल मार्कर्स कर पाएँ ई कोलाई के लिए। और ये कैसे पॉसिबल है, ये मैं आपको बहुत पहले समझा चुका कि जो नॉर्मल ई कोलाई के सेल्स होते हैं इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होती इन अगेंस्ट एनी ऑफ दिस एंटीबायोटिक्स। तो हम क्या करते हैं, इनमें से मान लो कि जो ये एम्पेसिलिन कंटेनिंग जीन है या क्लोराम्फेनिकॉल वाला जीन हो गया या टेट्रासाइक्लिन या कानामाइसिन, इनमें से कोई भी हमने जो है एक जीन उठा लिया और उसको हमने ई कोलाई के अंदर डाल दिया। अब जो हमारा ट्रांसफॉर्मेंट है, क्योंकि उसके अंदर एंटीबायोटिक एनकोडिंग रेजिस्टेंस जीन पहुंच गया है, तो वो रेजिस्टेंस हो जाएगा एंटीबायोटिक के लिए। अब मान लो एम्पेसिलिन वाला जीन मैंने ई कोलाई के अंदर डाल दिया, तो वो जो ई कोलाई बना है मेरा नया वाला, वो क्या करेगा, एम्पिसिलिन अगर उसके ऊपर डाली जाएगी तो वो मरेगा नहीं, लेकिन जो नॉर्मल ई कोलाई सेल है वो मर जाएगा एम्पिसिलिन डालने पे। ये चीज़ इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए होते हैं, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं हमारे ट्रांसफॉर्मेंट्स को सिलेक्ट करने में, कि हम लोग जो है इनमें से कोई एक जीन डाल देंगे और फिर वही वाली दवाई डाल के, और बाकी जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हो जाएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। और क्योंकि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेंट है वो रेजिस्टेंट हो गया है जीन के मौजूद होने की वजह से, तो वो ज़िंदा रह जाएगा। इस तरीके से हम लोग सिलेक्टिवली मार्क कर लेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे, परमिट कर देंगे किसकी ग्रोथ को, हमारे ट्रांसफॉर्मेंट्स की ग्रोथ को। ये बहुत सिंपल चीज़ थी। फिर क्लोनिंग साइट्स की बात आती हैं। अब क्लोनिंग साइट से नाम से पता चल रहा है क्या चीज़, कि भाई हमें क्या करना पड़ेगा कि वेक्टर के अंदर क्या होनी चाहिए, क्लोनिंग साइट होनी चाहिए जहाँ से हमारी वो बनेंगी, फ्रैगमेंट्स बनेंगी, अब और मल्टीप्लिकेशन होएगी हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की। अब बात आती है, इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए, वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, वेरी फ्यू
प्रेफरेबली सिंगल रिकग्निशन साइट होनी चाहिए कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। इस लाइन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वेक्टर है हमारा, वेक्टर के अंदर जो रिकग्निशन साइट होनी चाहिए वो बहुत कम होनी चाहिए और प्रेफरेबली क्या है, सिर्फ एक प्रेजेंट हो, सिंगल हो तो बहुत बढ़िया है। रिकग्निशन साइट सिर्फ और सिर्फ एक हो तो सबसे बेहतर है, वरना भाई एक से ज़्यादा है तो बहुत कम होनी चाहिए। तो अगर हम लोग ये बोलते हैं कि भाई मोर देन वन रिकग्निशन साइट होगी तो भाई जितनी साइट होंगी उतनी जगह पे जाके हमारा एंजाइम इसको काट देगा और उतने ज़्यादा फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, इसीलिए ये जो काम है हमारा और मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए प्रेफरेबली सिंगल रिकग्निशन साइट होगी तो बेहतर है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकग्निशन साइट विद इन द वेक्टर क्या करेगा, जनरेट करेगा सेवरल फ्रेगमेंट्स जो कॉम्प्लिकेट कर देगा हमारी जीन क्लोनिंग के प्रोसीजर को। अब हमारा एक ये वेक्टर हमें शो कर रखा है ई कोलाई को क्लोन करने वाला वेक्टर PBR322। इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट्स दिखा रखी हैं हमारी क्या क्या, ये 1 2 3 इधर और 2 इधर 1 इधर, कितनी हुई 2 3 5 2 7 और 1 8 दिखा रखी हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी की सारी हमारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। बहरहाल हम लोग कंटिन्यू करें, इसने मेंशन क्या क्या कर रखा है, PV2 दे रखा है, PST1 दे रखा है, SAL1 दे रखा है, BMAH1 दे रखा है, HIND3 दे रखा है और ECORI दे रखा है। ये सारी यहाँ मेंशनड हैं, इधर एक कम दिखा रखी है इन्होंने। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दिखा रखा है, यहाँ हम लोग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देख सकते हैं। फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स भी दिखा रखे हैं। ये रहा हमारा एम्पिसिलिन को कोड करने वाला जिसके अंदर 2 है हमारी, और टेट्रासाइक्लिन वाला जिसके अंदर भी 2 हमारे साइट्स हैं, रिकग्निशन साइट्स हैं। अब ROP क्या है, ROP के अंदर क्या चीज़ें हैं, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है, आज तक पूछा नहीं गया, हो सकता है पूछ ले आपसे। ROP कोड किसके लिए करता है, फॉर दी प्रोटीन्स जो कि किसके लिए इन्वॉल्व हैं, रेप्लिकेशन ऑफ द प्लास्मिड के लिए। R से रेप्लिकेशन, O से ऑफ, P से प्लास्मिड, रेप्लिकेशन ऑफ प्लास्मिड, रेप्लिकेशन ऑफ प्लास्मिड, ROP, यही चीज़ हुई ROP, रेप्लिकेशन ऑफ प्लास्मिड। अब आप इस चीज़ को थोड़ा गौर से देखो तो ओरिजिन हो रहा है यहाँ पे, हो रहा है हमारा इस तरफ प्रेजेंट है, PBR32 है 322। अब इसके नाम से ही हम काफ़ी चीज़ें याद कर सकते हैं, कैसे कि ये PBR322 हमारा वेक्टर है। अगर आप चीज़ को देखो 3 2 2, ठीक है, तो हमारा इधर कितने हैं, 3 हैं, इधर कितने हैं, 2 हैं, और इधर कितने हैं, 2 दिए हैं। तो ये इस तरीके से हो गया। अब आप ये एम्पिसिलिन के अंदर देखो, एम्पिसिलिन के अंदर लास्ट का लेटर क्या है, P, तो इन दोनों के अंदर भी PP है। ABCD सबको आती है, PQRSTUV, तो STUV, इस तरीके से ये हो गया। और ये दोनों 1 1 है, सारी जगह 1 है, सिर्फ HIND3 है, बाकी सब 1 है यहाँ पे। और ये PVU कितना है, 2 है। अब हमारा मैजिकल नंबर हमेशा वाला 32, तो ऊपर जो है 3 है तो नीचे 2 आ जाएगा, PVU 2 आ जाएगा बैलेंस करने के लिए। अब ये चीज़ हुई हमारी, हमें इसके सारे के सारे ये याद हो गए। अच्छा ये वाले बताता हूँ मैं ये वाला आपको कि टेट्रासाइक्लिन के अंदर आप कैसे BST याद रख सकते हो या BTS याद रख सकते हो। तो कोरिया का बैंड भी चल रहा है BTS, तो BTS। तो इधर हो गई हमारी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर BAMH1 साइड, BAMH1 साइड, और टेट्रासाइक्लिन जीन के अंदर दूसरी कौन सी रिकग्निशन साइड है हमारी, SAL1। और इधर जो है ईच से याद रख सकते हो, ECH, ईच, ECH, HIND3 है, ये याद रखना, ये 3 है, और ये PVU 2 है, PVU 2 है। ये हमारा हो गया पूरा का पूरा PBR32 वेक्टर। इसको सिस्टमैटिक तरीके से याद रखने की कोशिश करना। इससे मैंने रीसेंट ईयर्स में जो नए क्वेश्चंस बन रहे हैं उसमें इसके बारे में पूछे जाने के बारे में देखे हैं, इससे सवाल आते हुए। तो आपको वही बात आई कि ये क्या है, ORI है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और ये रेप्लिकेशन ऑफ प्लास्मिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अंदर एक साइड PVU 2 देखने को मिल रही है, टेट्रासाइक्लिन और एम्पेसिलिन कंटेनिंग जीन्स हैं ये, और इसके अंदर दोनों के अंदर 2 साइट्स हैं, दोनों जीन्स में 2 रिकग्निशन साइट हैं, और बीच में हमारी ये 3 रिकग्निशन साइट हैं। PBR322, तो 3 इधर, 2 इधर, 2 इधर, और HIND3 इधर, 2 इधर, इस तरीके से भी कर सकते हो। अब वो याद रखने के लिए एम्पेसिलिन के अंदर P आ रहा है तो PP और STUV, ये 1 1 है सारा। फिर ये BTS से याद रख लोगे आप, और इधर ईच, ECH, और सारी जगह 1 है, सिर्फ हिंद में 3 है और PVU में 2 है। आगे चलें हम लोग, द लाइगेशन ऑफ
द लाइगेशन ऑफ एलियन DNA इज कैरीड आउट एट अ रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमारी लाइगेशन कहाँ पे हुई है, कि हमारा ये जो प्लास्मिड है इसके अंदर मान लेते हैं अगर यहाँ पे हमारा इस रिकग्निशन साइट पे लाइगेट कर दिया हमारे DNA फ्रैगमेंट को, तो क्योंकि इस जीन की कॉन्टिन्यूटी ब्रीच हो गई तो हमारी एम्पिसिलिन की जो रेजिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब जो ट्रांसफॉर्मेंट है वो एम्पिसिलिन पे ग्रो नहीं कर पाएगा और हमारे टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो कर लेगा, है कि नहीं? क्योंकि भाई एम्पिसिलिन वाला जीन जो है उसके अंदर कॉन्टिन्यूटी ख़त्म हो गई, ये तो चला गया, लेकिन ये अभी भी साबुत प्रेजेंट है टेट्रासाइक्लिन वाला। लेकिन जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है हमारा वो एम्पिसिलिन वाले पे भी ग्रो करेगा और टेट्रासाइक्लिन वाले पे भी ग्रो करेगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू लाइगेट अ फॉरेन DNA at BAMH1 site of the tetracycline resistance gene in the vector PBR322। अब NCERT आपसे दूसरा एग्जाम्पल दे के बात कर रही है कि मान लो BAMH1 साइट पे आपने कर दिया कि यहाँ पे डाला है, अब क्या होगा, ग्रीन कलर से मैं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि जो रिकॉम्बिनेंट है हमारा R, उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, टेट्रासाइक्लिन वाले की तो चली गई लेकिन एम्पिसिलिन वाले की अभी भी रहेगी। लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन वाली भी नहीं रहेगी और क्या नाम है, जो हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन वाली भी रहेगी और एम्पिसिलिन वाली भी रहेगी, क्योंकि इसके अंदर दोनों के दोनों जो हमारे जीन्स हैं वो साबुत बचे हुए हैं। इस चीज़ को समझा आपने। अब यही चीज़ NCERT आपसे यहाँ कह रही है कि जो रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड है हमारा वो लूज़ कर जाएगा टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंसर्शन हो गई फॉरेन DNA की, लेकिन इसको फिर भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कहाँ से, नॉन रिकॉम्बिनेंट से, बाय प्लेटिंग दी ट्रांसफॉर्मेंट्स ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं हमारे growing on the ampicillin containing medium are then transferred on a medium containing tetracycline। रिकॉम्बिनेंट जो है हमारा वो ग्रो करेगा एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम के अंदर, लेकिन टेट्रासाइक्लिन वाले में हमारा रिकॉम्बिनेंट ग्रो नहीं करेगा, लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो दोनों में करेगा, विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक्स। इस केस के अंदर क्या हुआ है, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ने मदद कर दी सिलेक्ट करने में ट्रांसफॉर्मेंट्स को, वेयर एज द अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इनएक्टिवेट हो गया इंसर्शन की वजह से। अब बात आती है क्या, कि आपको भी सुनने में लग रहा होगा कि भाई ये तो काम फालतू का कर रहे हैं हम लोग, कि हमारा ट्रांसफॉर्मेंट्स जो है जो हमने अगर यहाँ पे इंसर्ट कर दिया BAMH1 साइड पे तो टेट्रासाइक्लिन वाला चला गया, तो ट्रांसफॉर्मेंट्स तो टेट्रासाइक्लिन डालने पे मर जा रहा है। इसी चीज़ को NCERT आगे कह रही है कि सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज़ अ कम्बरसम प्रोसीजर। ये हम लोग फालतू का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट होती है, साइमल्टेनियसली प्लेटिंग करनी पड़ती है 2 प्लेट्स पे जिसके अंदर अलग अलग एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट हो। अब क्योंकि ये फालतू का काम है इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, ऑल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर्स ढूंढने पड़े, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट्स को कहाँ से, नॉन रिकॉम्बिनेंट से। किस बेसिस पे, रिकॉम्बिनेंट्स की एबिलिटी के बेसिस पे कि वो प्रोड्यूस कर पाते हैं एक कलर इन दी प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। अब इसके अंदर भी क्या होता है कि ये जो कलर प्रोड्यूस करने वाली बात है ये नॉन रिकॉम्बिनेंट्स में देखने को मिलती है। जो रिकॉम्बिनेंट DNA होता है, रिकॉम्बिनेंट वाले जो हमारे ट्रांसफॉर्मेंट्स होते हैं वो कलरलेस कॉलोनीज प्रोड्यूस करते हैं। अब यही चीज़ NCERT आगे आपको बताएगी, क्या, द कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, दीज आर आइडेंटिफाइड एज द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं उनके अंदर क्या देखने को मिलेगा, हमें सबस्ट्रेट कर देखने को मिलेगा, कलर शो करेगा। यही चीज़ आगे बात कर रही है, रीड कर लेते हैं NCERT कि इन दिस अ रिकॉम्बिनेंट DNA को इंसर्ट किया हमने विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम है हमारा, इसके कोडिंग सीक्वेंस के अंदर अगर हम लोगों ने किसी चीज़ को इंसर्ट कर दिया तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम तो बनेगा नहीं। यही बात हुई कि दिस रिजल्ट्स इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन जो कि सिंथेसिस कर रहा था बीटा गैलेक्टोसाइडेज की। इस वजह से हमने इसको कहा कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गई, कि इंसर्ट करने की वजह से इनएक्टिव हो गया। अब बात आई क्या, द प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ये क्या है, गिव्स कौन सा कलर, इंपॉर्टेंट है याद रखना, ब्लू कलर कॉलोनीज
blue colored colonies if the plasmid in the bacteria does not have an insert. अगर कोई इंसर्शन उसके अंदर नहीं है यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है और बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है तो ब्लू कलर की कॉलोनी बनेगी. प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट की वजह से क्या होगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा. किसका, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का. ये मिसप्रिंट हुआ है, ये बीटा ही बनेगा यहाँ पे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का. और ये जो कॉलोनीज़ हैं ये कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगी, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी कहलाएंगी. एक तरीके से क्या हुआ, अब हमने क्या काम किया है, ये जो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हम लोग इधर कर रहे थे या इधर कर रहे थे जिसकी वजह से एम्पिसिलिन वाला चला जा रहा था या टेट्रासाइक्लिन वाला चला जा रहा था, अब हम लोग वही काम कर रहे हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज के जो सीक्वेंस है, कोडिंग सीक्वेंस है उसके अंदर. इसकी वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज चला जाएगा. अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज चला जाएगा तो हम लोग इसको एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में रखेंगे और अगर इसके अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट हुआ यानी इसके अंदर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुई थी तो ये ब्लू कलर की कॉलोनी देगी. और क्यों दे रही है ब्लू कलर, बिकॉज इसके अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है. इसका मतलब ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है. जो कलर दे देगा वो नॉन रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा बिकॉज दे डज नॉट हैव एन इंसर्ट. बात आई क्या कि अगर इनके अंदर इंसर्ट हुआ है तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गई बीटा गैलेक्टोसाइडेज की और बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना नहीं तो क्या हुआ कि क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में इन्होंने कोई कलर नहीं दिया और इस तरीके से हमें रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज़ का पता चल गया. इस चीज़ को आप समझदारी कह लो साइंटिस्ट की कि उन्होंने एक तरीका ऐसे निकाल लिया कि जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है वो खुद अपना रंग दिखा रहा है कि भाई मैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हूँ, मुझे निकाल के बाहर फेंक दो. अब इस चीज़ को एक बार वापस समझो, ये बहुत बारीकी से समझने वाली चीज़ है. मैं इसको थोड़ा क्लियर करूँ और फिर आपको वापस से समझाऊँ कि आप इस चीज़ को समझो. यहाँ हो क्या रहा था कि मेरे ये दो जीन्स थे, जो एक एम्पिसिलिन कंटेनिंग जीन था और एक था ये टेट्रासाइक्लिन वाला जीन. इन दोनों के अंदर ही दो साइट प्रेजेंट थी. अगर मान लो मैं BAMH1 साइट पे कोई जीन इंसर्ट कर दूं तो मेरी जो टेट्रासाइक्लिन वाली जीन थी वो तो ख़राब हो गई. यानी अगर मैंने यहाँ इंसर्ट कर दिया तो जो मेरा ट्रांसफॉर्मेंट है, ट्रांसफॉर्मेंट के अंदर क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन की डालने के ऊपर मेरा ट्रांसफॉर्मेंट जो है मर जाएगा और जो मेरा एम्पिसिलिन है उसके अंदर ये ज़िंदा रहेगा बिकॉज एम्पिसिलिन का तो जीन अभी भी वो बचा हुआ है. लेकिन जो मेरा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है क्योंकि उसके अंदर इंसर्ट नहीं हुआ वो टेट्रासाइक्लिन पे भी ज़िंदा है और एम्पिसिलिन पे भी ज़िंदा है. इस चीज़ को हमने बोला क्या हुआ है, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो एनकोडेड था उसने दूसरे को मदद करी. अब इसके अंदर लेकिन क्या हो रहा है कि जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेंट्स को रख रहे हैं तो वो एक पे ज़िंदा रह रहे हैं, एक पे मर जा रहे हैं. लेकिन जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं वो दोनों पे ज़िंदा रह रहे हैं. तो एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं जो मरा वो ट्रांसफॉर्मेंट है. तो भाई हमें फ़ायदा ही क्या हुआ जब हमारा ट्रांसफॉर्मेंट मर गया. यही चीज़ NCERT कह रही है कि ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को हम लोग करके वो बना रहे थे ये तो था हमारा कम्बरसम प्रोसीजर था, सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक. ये कम्बरसम प्रोसीजर है और इसीलिए हमने एक इंटेलिजेंट तरीका बनाया है किस चीज़ का, हम इसको क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में बीटा गैलेक्टोसाइडेज को गो करो. इनएक्टिवेशन तो अब भी कर रहे हैं हम लोग, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक जो था वो कम्बरसम प्रोसीजर था, लेकिन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन जो है हमारी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये हमारा इंटेलिजेंट तरीका हो गया. एंटीबायोटिक के केस में जब हम लोग इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर रहे थे तो वो फालतू का काम था, कम्बरसम प्रोसीजर था. और इसके केस में किया जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज के केस में तो एक फ़ायदेमंद इंटेलिजेंट अच्छा आइडिया बन के सामने आया. ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी थी. इसके बाद लास्ट में हमारा इस टॉपिक के अंदर ये दो बातें आ रही हैं, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल. हम लोग जीन जो है प्लांट और एनिमल के केस में कैसे क्लोन करेंगे. तो बात आती है क्या कि एनिमल के केस में हम लोग रेट्रोवायरस को यूज़ करेंगे और हम लोग जो है क्या नाम है हमारा इसका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियंस को यूज़ करेंगे प्लांट्स के केस में. अब बात आती है क्या कि NCERT आपको एक क्लू देती है कि हमने ये सब कैसे सीखा. तो तुम ये सोच रहे हो कि शायद तुम सरप्राइज़ हो जाओ ये जान करके कि हमने जो ये सारे ट्रांसफ़र करने, जीन को ट्रांसफ़र करने की जो हमने ये पाठ सीखे हैं, लेसन्स सीखे हैं, ये किससे सीखे हैं. हमने ये सीखा है किससे, बैक्टीरिया और वायरस से. बैक्टीरिया और वायरस जो हैं हज़ारों सालों से क्या कर रहे थे,
ट्रांसफ़र कर रहे थे अपने जीन्स किसके अंदर, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। दे हैव नोन दिस फॉर एजेस, ये बैक्टीरिया और वायरसेस एजेस से, सदियों से, उम्र लंबी दर उम्र से, पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब काम करते आए हैं कि अपना डीएनए प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर छोड़ करके आ चुके हैं। ये जानते हैं कि डिलीवर करना कैसे है जीन को और ट्रांसफॉर्म कैसे करना है यूकैरियोटिक सेल को। उस काम को करने के लिए फोर्स कर सकते हैं ये उस चीज़ के लिए जो बैक्टीरिया या वायरस करवाना चाहता है। They have known this for ages that how to deliver the genes and transform the eukaryotic cell and force them to do what the bacteria or the virus want. एग्जाम्पल के तौर पे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो है हमारा, ये क्या है, पैथोजन है। क्या है हमारा, पैथोजन है। किसका, सेवरल डायकॉट प्लांट का। मोनोकॉट का है क्या, नहीं, डायकॉट प्लांट्स का है। और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के अंदर से एक ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए निकलता है, टीडीएनए जिसको हम लोग कहते हैं। ये टीडीएनए क्योंकि ट्यूमर वाला है तो ये क्या कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है नॉर्मल प्लांट सेल्स को ट्यूमर के अंदर, और फिर इन ट्यूमर से वो काम करवाता है, वो केमिकल प्रोड्यूस करवाता है जो कि पैथोजन को चाहिए, एंड डायरेक्ट दीज ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस दी केमिकल्स जो कि पैथोजन को चाहिए। इसी तरीके से रेट्रोवायरस काम करते हैं एनिमल्स के अंदर। रेट्रोवायरस क्या कॉज करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं। तो ये बात हुई क्या कि रेट्रोवायरस के पास एबिलिटी होती है ट्रांसफॉर्म करने के लिए नॉर्मल सेल्स को कैंसर के सेल में। इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग, अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन्स बाय पैथोजेंस इन देयर यूकैरियोटिक होस्ट हैज़ जनरेटेड नॉलेज to transform these tools of pathogen into useful vectors for delivering genes of interest to human। इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि भाई ये जो नॉलेज जनरेट हुई है, इस नॉलेज के तहत कि भाई रेट्रोवायरस जो है एनिमल सेल के नॉर्मल सेल्स को कैंसर में बदल दे रहा है, और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का टीडीएनए इसके प्लांट के नॉर्मल सेल्स को ट्यूमर में बदल दे रहा है। तो अगर हम लोग इसके इस तरीके को हैक कर लें कि भाई एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के उस तरीके को हम लोग हैक कर लें कि भाई ये ट्रांसफ़र तो कर दे अब भी उस केमिकल को, उस डीएनए को जो इसके अंदर प्रेजेंट है और जो इसके अंदर प्रेजेंट है, और वो काम करवा ले जो उस डीएनए के अंदर मौजूद है, लेकिन बीमारी कॉज ना करे, तो भाई ये हमारे लिए एक वेक्टर की तरह काम कर सकता है। यही चीज़ एनसीईआरटी यहाँ कह रही है। एक बेटर अंडरस्टैंडिंग थी किस चीज़ की हमें हुई, आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन्स की पैथोजेंस के थ्रू, कि पैथोजन अपना जो डिलीवरिंग ऑफ जीन्स की जो इनके पास आर्ट है उसकी जब हमने एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग करी तो हमने क्या किया कि इनको हमने यूज़ कर लिया, अब बदल लिया इनको, इनके ये जो औज़ार थे, इनके जो टूल्स थे पैथोजेंस के, किस चीज़ के अंदर, यूज़फुल वेक्टर में हमने इनको बदल लिया, ताकि क्या हो पाए, डिलीवर कर पाए ये उन जीन्स को जो हम लोग डिलीवर करवाना चाहते हैं। अब रेट्रोवायरस अपना डीएनए नहीं भेजेगा वो जो हम भेजना चाहते हैं, लेकिन उसी तरतीब से, उसी तरीके से जो ये जिससे ये कैंसर कॉज करता था। तो अब काम अब भी वही कर रहा है, लेकिन डिसआर्म्ड हो गया ये। इस चीज़ को, ये वर्ड याद आया, डिसआर्म्ड, ये हमने पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया था। डिसआर्म्ड पैथोजेंस का यूज़ करना, जिससे हम लोग होस्ट को वो करवाते थे, ट्रांसफॉर्म करवाते थे, वही बात हो रही है कि हम लोगों ने इनको डिसआर्म कर दिया। अब ये जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, किसका, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का, इसको हम लोगों ने मॉडिफाई कर लिया है अब किसके अंदर, एक क्लोनिंग वेक्टर के अंदर, विच इज़ नो मोर पैथोजेनिक टू दी प्लांट्स के लिए, जो अब पैथोजेनिक नहीं है, लेकिन अब भी वो यूज़ कर सकता है अपने मैकेनिज़्म। कौन से मैकेनिज़्म, जीन डिलीवर करने वाले मैकेनिज़्म, और इस तरीके से हम लोग वैरायटी ऑफ प्लांट्स के अंदर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को भेज सकते हैं। इसी तरीके से क्या देखने को मिला है, सिमिलरली रेट्रोवायरस के अंदर क्या है, उनको भी हमने डिसआर्म कर दिया, और अब उनको यूज़ करते हैं डिलीवर करने के लिए उन डिज़ायरेबल जीन्स को, किसके केस में, एनिमल सेल के केस में। अब यही चीज़ है क्या, वंस अ जीन और डीएनए फ्रैगमेंट हैज़ बीन लाइगेटेड इनटू अ सूटेबल वेक्टर, जब हमने एक जीन को या डीएनए के फ्रैगमेंट को लाइगेट कर दिया, जोड़ दिया सूटेबल वेक्टर के साथ, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बैक्टीरियल, प्लांट या एनिमल होस्ट के अंदर, जहाँ जाके वो फिर मल्टीप्लाई करता है। दिस वाज ऑल अबाउट वेक्टर्स। अच्छा, इस पैराग्राफ के अंदर ये चीज़ गौर करना कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस की बात जो हो रही है वो डायकॉट प्लांट्स के अंदर हो रही है, और इसको फिर ट्रांसफॉर्म करके हम लोग अलग अलग तरीके के प्लांट्स में यूज़ कर लेते हैं।
और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं रेट्रोवायरस की बात किसके केस में चल रही है? एनिमल सेल के केसेस में चल रही है। रेट्रोवायरस को डिसआर्म करके भी एनिमल सेल में ही यूज़ किया है। ये दो बातें थी, एक एनिमल के केस की, एक प्लांट के केस की। दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे हमारे प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लें।